हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 इस महा मैराथन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एमजेसी के वे सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें इस महा मैराथन क्लास करने के बाद आपको हम इतना कॉन्फिडेंस जरूर दिला देते हैं कि आपका जो 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका 20 का 20 नंबर आपका अवश्य ही आएगा। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने, हमारी जो टीम है उसकी आपकी तैयारी कराई हुई थी आपके सीनियर लोग का 23 to 27 वाले की। ठीक है, तो उसमें हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे हूबहू सारे प्रश्न वही एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे को ऑब्जेक्टिव अगर आ रहा है तो वो ऐसा घमंड नहीं करेंगे कि ये तो मुझे आ रहा है तो हम इस सेशन को हम छोड़ सकते हैं। बाबू देखिए, जिसके अंदर घमंड रहता है कि हाँ मुझे ये आ रहा है हम छोड़ देंगे, तो हो सकता है आपको हम इसमें से 5 प्रश्न बताएं और आपको 3 प्रश्न का आंसर पता हो। ठीक है, लेकिन आपको 2 प्रश्न को पता अगर नहीं है आंसर तो आप उनके लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में 10 ही प्रश्न पूछते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे को 3 आ रहा है तो वो अपना मार्क्स जो गेन कर रहे हैं वो 10 नंबर पे ही रुक जाए, 12 नंबर पे ही रुक जाए। ठीक है, हमारा जो टीम का टारगेट है वो सारे बच्चों का 20 नंबर का आपका रहेगा टारगेट। ठीक है, सारे बच्चों को 20 नंबर आएगा तो आएगा। उसके बाद आपको हिस्ट्री एमजेसी का जो है महा मैराथन है उसका भी करा दिया जाएगा सब्जेक्टिव का। उसमें आपका जो 50 नंबर है तो आपको इतना जान लीजिए, आपको कॉपी लिखने का तरीका, क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं, उस सारे बातों को अगर आपको बता दिया जा रहा है तो सारे बच्चों का 45 नंबर, यानी हमारा जो लक्ष्य है कि सारे बच्चे का आपके पास 90+ नंबर आए, जैसे पिछले बार आया हुआ था सारे बच्चों का। ठीक है, तो इस बार भी हमारा टारगेट है 90+ नंबर लाने का। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। तो जी बिल्कुल सही जवाब, आपका पुराणों की संख्या जो है आपका 18 है। ठीक है, यानी आपको एग्जाम में पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है तो आप फटाक से आंसर 18 पर क्लिक कर दीजिएगा या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि वेदों की संख्या कितनी है। आप लोग ऑलरेडी भली भांति जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? यानी आपको बताना है जो महावीर जैन थे उनका आखिर जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर ए सही होगा। ठीक, आपको यहाँ पे जो भी महामैराथन क्लास चल रहा है आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप जाकर फटाफट वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ही वहाँ पे जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी थी? यानी आपको बताना है अष्टांगिक जो मार्ग है उसका शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया हुआ था। तो उसका जो शिक्षा का सिद्धांत कौन दिया हुआ था? तो इसमें ऑप्शन जो है बताइए आप, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत का शिक्षा दिया हुआ था। कौन दिया हुआ था? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, मैं इस प्रकार से भी क्वेश्चन सेट किया हूं ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि हर एक बार देखने को मिलता है कि एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन सेट कर देते हैं और बच्चे तुक्का मार देते हैं, महावीर जैन टिक मार देते हैं, है ना, अन्य प्रकार के टिक मार देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? यानी आपको बताना है जो पंचतंत्र की रचना वो कौन किया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। जी बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने किया हुआ था। ठीक है, पंचतंत्र की रचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो बच्चे को आ रहा है बहुत अच्छा, वो अपना कॉपी पर मार्क्स लिखेंगे, क्योंकि कितना नंबर उनका सही हो रहा है उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हमने कितना सही किया है ना। और जो बच्चे को नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे और हम इसका पीडीएफ डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, और वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सामाजिक इतिहास का प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? यानी आपको बताना है कि सामाजिक इतिहास का अगर हमको जानना है तो उसका सबसे पुराना मतलब स्रोत कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऋग्वेद, मूर्ति विज्ञान, मुद्रा शास्त्र या जीवाश्म। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। यानी सामाजिक इतिहास का प्राचीनतम अगर पुरातात्विक स्रोत देखना है तो हमें ऋग्वेद को देखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ की थी? यानी आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ की गई थी। तो वो कहाँ किए हुए थे? तो वो उन्होंने बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति की हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। यानी आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, उनका आखिर जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु में हुआ था। ये अगर हम बात करें ये कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है, तो ये आपको बता दें ये जो पड़ता है ये नेपाल में पड़ता है, जो हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बौद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। यानी आपको बताना है कि जो बौद्ध का जो प्रथम उद्देश्य था वो कहाँ दिए हुए थे, जब वो बौद्धिस्ट बन गए थे तो कहाँ दिए हुए थे, वहीं पूछ रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका विश्लेषण इसलिए इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसमें सारी को एकदम विस्तृत तरीका से हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसलिए इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पज से हम इसमें लाए हुए हैं महामैराथन क्लास को। ठीक है, त्रिपिटक का संबंध है। यानी आपको बताना है जो त्रिपिटक का धर्म वो कौन सा धर्म से इसका संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से त्रिपिटक धर्म का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। सुश्रुति थे, यानी आपको बताना है वो कौन थे, तो वो क्या थे, चिकित्सक थे। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राजतरंगिणी की रचयिता कौन है। यानी आपको बताना है जो राजतरंगिणी जो लिखा गया है उसके रचयिता कौन है। तो इसका जो रचयिता कौन है, जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कल्हड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। यानी आपको बताना है जो ऋग्वेद है उसमें कुल उसमें मंडलों की संख्या कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना दवा के साथ हम कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये महामैराथन क्लासेस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऋग्वेद गलत लिखा गया है। ठीक है, तो वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हम फटाफट हम देख लेते हैं। आप बताइए किस क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, इंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऋग्वेद जो होता है ऋग्वैदिक लोगों का सर्वाधिक अगर लोकप्रिय देवता थे तो वो थे इंद्र, इनके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि विक्रम स्वतः कब प्रारंभ हुआ। यानी आपको बताना है जो विक्रम स्वतः कब प्रारंभ हुआ, तो 57 ईसा से ये विक्रम स्वतः प्राप्त मतलब ये चालू हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे। यानी आपको बताना है कि चरक जो थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा कनिष्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था। यानी आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत में, ठीक है, वो पहला शहरीकरण कब हुआ था। यानी आपको बताना है कि पहला शहरीकरण हमको देखने को कब मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, या फिर वैदिक काल में, या फिर उत्तर वैदिक काल में, या कुषाण काल में। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हमको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था BA 12 क्लास में। जो आर्ट्स से बच्चे लिए होंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। यानी बताना है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सी, बाण, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। चलिए ये रहा हमारा, प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ। यानी आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था, तो कब हुआ था, हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर देखा ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कहानी किससे संबंधित है। यानी आपको बताना है जो जातक है वो किससे संबंधित है, तो वो है मोगली पुत्र से। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में त्रिपिटक का संबंध है। ऑलरेडी हमने आपको ऊपर बताए हुए थे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, 10 या 11 पर होगा, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसका आंसर फटाक से कमेंट में बताइए, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपका जो पता चले कि आपका ध्यान कहाँ है ना। हम नहीं चाहते हैं कि बाद में आप PDF से याद कीजिए, हम यही चाह रहे हैं कि आप यहाँ से ही याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था। यानी आपको बताना है कि बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था, या हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। सेशन देखने में मज़ा आ रहा है ना, समझ में सारे बच्चे को आ रहा है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं, फटाफट अपने ज़िला के भी नाम बता दीजिए, ताकि हमारी जो टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है उनको जान के काफ़ी खुशी मिलती है। और जो जानती है कि हाँ बच्चे बिहार के इस कोने से देख रहे हैं तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है, और उनकी जो एनर्जी होती है ना काम करने की, वो दुगुनी नहीं बल्कि चारगुनी हो जाती है ना। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिक्कों का अध्ययन को कहते हैं, यानी आपको बताना है कि सिक्कों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो सिक्कों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जी बिल्कुल मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, कमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कमेंट में बताना है हस्तचरित के लेखक कौन है। कमेंट में फटाफट बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो यानी आपका ध्यान वीडियो पे नहीं है, आपका मन कहीं और भटक रहा है। ठीक है, तो अपने मन को शांत कराइए और पुनः वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बाद में कोई काम करें या फिर याद करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चों को पता है वो फटाफट कमेंट भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। यानी आपको बताना है जो महाभारत आजकल हम देखते हैं तो उसका प्रारंभिक यानी शुरू में उसका क्या नाम था महाभारत का। तो इसका शुरू में क्या नाम था, ऑप्शन देख लेते हैं, चरक संहिता, जय संहिता या भगवत संहिता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय संहिता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका जय संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है। यानी आपको बताना है जो ज्यामिति है उसका फादर किसको माना जाता है। तो ज्यामिति का पिता किसको माना जाता है, तो पाइथागोरस को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्राचीनतम वेद है, यानी आपको बताना है कि इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको ये रहा हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। यानी आपको बताना है जो सांख्य दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पतंजलि, नागार्जुन, ठीक है, या फिर आपका कपिल या कणाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हमारा कपिल हो जाएगा। ठीक है, यानी सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे यानी प्रवर्तक थे, ठीक है, यानी कह सकते हैं जनक, ठीक है, वो कौन थे, तो वो कपिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि योग्य दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे। यानी आपको बताना है योग्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पे ऑप्शन आके देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो हार्ड है उसको थोड़ा सस्पेंस आपको रखें और आपका ध्यान आकर्षित होकर और यहीं पे आप सारे प्रश्नों को आंसर भी याद कर लें। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, शंकराचार्य, जैमिनी, ठीक है, गौतम या पतंजलि। बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है फिर भी आपका हम क्लास ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि सारे बच्चे का एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में संस्कृति भाषा का प्रथम व्याकरण कल की विधि में था। यानी आपको बताना है कि भारत में जो संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण कल विधि में था यानी कौन सा ईसा में हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यानी 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ ईसा पूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ईसा पूर्व का अर्थ क्या हुआ हम जब लॉन्ग क्वेश्चन महामैराथन हमारी टीम जब कराएगी तो आपको उसमें बता दिया जाएगा। क्योंकि ईसा पूर्व देखिए, ईसा पूर्व कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग जैसे एग्जाम्पल 10 को हम लेते हैं तो ईसा पूर्व के अगर हम पीछे जाएंगे तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हमें जाना होगा। यानी उस समय का जो चल रहा था जैसे 10वीं ईस्वी चल रहा है तो अगला ईस्वी कौन सा आएगा, तो 9वीं ईस्वी आएगा, ना कि 11वीं ईस्वी पूर्व आएगा। बच्चों ने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, ना ही ग्रुप में शेयर किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे पार्टी जितने भी हैं लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे BA पार्ट 1 के जितने भी आपका तैयारी होगा, सब्जेक्ट MJC होगा या फिर MIC होगा या फिर MDC होगा, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि अपने दोस्तों के पास इसे भेज दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसको हम आपको करा दें, उसका एक क्लास में मैराथन भी करा दें। ठीक है,
चलिए, और चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है, यानी बताना है जो ऋग्वेद है उसमें किस नदी का उल्लेख हमको नहीं देखने को मिलती है। यानी इसमें से यहाँ पर देखिए नहीं मिलती है, यहाँ नहीं है, या यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, नहीं है। यहाँ पर एग्जाम में पूछ देता है नहीं है और बच्चे जो होता है उसी को टिक करके आ जाते हैं, तो इस बात को अभी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कावेरी। ठीक है, यानी ऋग्वेद में उल्लेख है रावी का है, गंगा का है तथा सरस्वती का है, लेकिन कावेरी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से पौधों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, यानी आपको बताना है कि पौधों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो कौन सा है इसका पवित्र ग्रंथ पौधे का, बताइए। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, उपनिषद, वेद, आपका त्रिपिटक या फिर जातक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपिटक, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, यानी आपको बताना है कि जो बौद्ध साहित्य लिखा गया वो किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उसका भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो पाली में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जो थे जैन धर्म के, ठीक है, यानी जैनियों के 24 तीर्थकों कौन थे, यानी तीर्थक कौन थे। ठीक है, यहाँ तीर्थक होगा, तीर्थक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन थे, जी बिल्कुल महावीर इनके 24वें तीर्थक थे। आपको बताना है कि इनके जैन का जो प्रथम तीर्थक कौन थे, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको अगर पता है तो कमेंट में बताइए फटाफट। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं, यानी आपको बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म वो कौन सी बातें हैं जो समानता देखने को हमको मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी हमें जैन और बौद्ध धर्म में दोनों में ये समानताएं दिखती हैं कि दोनों ही अनेश्वरवादी हैं, दोनों वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध हैं, यानी जाति प्रथा का दोनों धर्म में स्थान नहीं है। यानी जैन और बौद्ध धर्म में ये सारे समानताएं देखने को हमको मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, पंचतंत्र के रचयिता कौन है। इसका आपको ऑलरेडी हमने ऊपर कराए हुए हैं प्रश्न। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप कमेंट किस प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट हम बता दे रहे हैं, जैसे ये 35 नंबर है तो इसका 35 नंबर लिखना है, उसके बाद आपको ऑप्शन सी लिखना होगा या फिर बी लिखना होगा या फिर ए लिखना होगा, या फिर आपको जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको वहाँ पे 35 के सामने लिखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि उपनिषद का अर्थ है, यानी आपको बताना है जो उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो ऊपर बैठना, दूर बैठना, निकट बैठना या नीचे बैठना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निकट बैठना। ठीक है, अच्छा उपनिषद के पुस्तक है यानी किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, यानी उपनिषद जो पुस्तक लिखा गया है वो तो समझ गए कि उपनिषद का अर्थ होता है कि निकट बैठना, लेकिन उपनिषद पुस्तक का अर्थ क्या होता है उसको बारे में भी आपको जान लेना आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है। ठीक है, यानी किससे संबंधित है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, युग पर, दर्शन पर, या फिर विधि पर, या फिर धर्म पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा वेद का अंग नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेद का अंग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पुराण। ठीक है, यानी संहिता वेद का अंग है। ठीक है, उपनिषद है लेकिन पुराण ये नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं, यानी हिंदू जो धर्म के अनुसार वो पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू में ही देखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो आपको देखना है सिकंदर, TCS या हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं। आप एक इतिहास के छात्र हैं तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इतिहास के आखिर जनक किसे कहा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप जान लीजिए आज कि हेरोडोटस को इतिहास
का जनक कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है ना, कोई गांव में पूछता है कि जैसे मान लीजिए आप इतिहास के छात्र हैं, तो एक नॉर्मली देखिए कोई भी भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है, और इजी क्वेश्चन बच्चे को नहीं पता है और वहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है ना। तो ये भी काफ़ी ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है या इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो अगर इसके पहले आपको नहीं पता था तो आज जान लीजिए, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सी यू की क्यू की किसकी रचना है, यानी आपको बताना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, तो आपका जो इसके माने लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है हमारे ह्वेनसांग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये आपको आज 100+ क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, यानी आपको बताना है यात्रियों को जो राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ह्वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एहोल अभिलेख किसका है, यानी एहोल अभिलेख है वो किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, रवि कृति का एहोल अभिलेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य है, यानी आपको बताना है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है, तो एरन अभिलेख है या फिर एहोल अभिलेख है या जूनागढ़ अभिलेख है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एरन अभिलेख, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें से 44 कह रहा है कि किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक थे, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमको सिक्के। ठीक है, सिक्के इसमें कहाँ है, ऑप्शन डी में यहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने सिक्का पे वीणा बजाते हुए भी मुद्रा का भी उन्होंने प्रचलन किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि जो हमारे समुद्रगुप्त थे वो वीणा वादक भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी विद्वानों के द्वारा दुर्लभा तथा तन्यंगर की रचना की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तारानाथ, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, यानी आपको बताना है गायत्री मंत्र किस धर्म से है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है सेशन को देखने में, समझने में भी अच्छा लग रहा है ना। सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है, यानी सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है, तो ये आपका भास्कर आचार्य की ये पुस्तक है। ठीक है, शिरोमणि, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है, तो भास्कर आचार्य की ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ऋतु माना जाता है, यहाँ पे सर्वप्रथम ऋतु माना जाता है, तो इसका जो सर्वप्रथम जो ऋतु माना जाता है वो माना जाता है वो हमारा बसंत, यानी बसंत ऋतु माना जाता है। वैसे बसंत वाले गाना भी सुने होंगे, एक बरस में मौसम चार, है ना, तो इसमें बसंत का अच्छा तरीका से, बहुत अच्छा तरीका से उसमें जिक्र किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्टियम के रचयिता हैं, यानी आर्यभट्टियम का रचयिता कौन है, तो आर्यभट्टियम का रचयिता है आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है, आर्यभट्टम द्वितीय नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का प्रथम जन्म कब हुआ था, ठीक है, यानी आपको बताना है आर्यभट्ट जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 476 ईसा में इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम। इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे, यह कथन किसका है, यानी आपको बताना है कि कोई कहा हुआ था कि हिंदू जो थे वो इतिहासकार ही नहीं थे, तो ये कौन कहा हुआ था, तो वो अंग्रेज था लुईस डिकिंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में कौन सी भारतीय इतिहास का अवधारणा है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय इतिहास के अवधारणा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा युग चक्रवाद भी था, कर्म सिद्धांत भी था, अवतारवाद भी था, तो यानी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं, उपरोक्त में से सभी, यानी ऑल। ठीक है, एक और आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, जहां दिया रहेगा उपरोक्त सही तो आपको 90 नहीं 95% चांस है कि उसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी ही होगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 1 या 2 प्रश्न इसमें का उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो वहाँ से आपका आराम से 2 से 4 नंबर आपका आराम से आप इजिली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपका सिलेबस इतना हल्का कर दिया है, और जो बच्चे अगर 90+ अगर नंबर नहीं ला रहे हैं तो काफ़ी ही शर्म की बात है। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, आपका पूरा कन्फर्म है कि आपका 90+ ला के ही हम लोग मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास की अवधारणा में मानव इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को माना गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतयुग। अब मान लीजिए जिसका 100 नंबर का सिर्फ आपका एग्जाम था, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं था, ना कॉलेज में वो टेस्ट वगैरह का सिस्टम था, तो उसमें अभी आपका जो 21 से 24 के छात्र एवं छात्राएं थे तो उनका आपको 80+ नंबर आया है, काफ़ी छात्रों का भी आया है। ठीक है, तो उसमें उन लोगों का भी जितने हमसे स्टूडेंट पढ़े हुए थे हमारे इंस्टीट्यूट के या फिर ऑनलाइन जो क्लास लिए हुए थे, ठीक है, तो सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी ही बेहतरीन उनका रिजल्ट देखने को मिला। कुछ बच्चों को तो काफ़ी ही बेहतरीन नंबर उन्होंने BA पार्ट 3 में किया था, लेकिन उनका थोड़ा सा गलती के कारण उनका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने BA पार्ट 1 में ना मेहनत किया हुआ था और ना ही BA पार्ट 2 में उन्होंने मेहनत किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उनका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, फिर भी सारे बच्चों के जितने भी हमसे पढ़े हुए थे सारे का फर्स्ट डिवीज़न आया हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा, ग्रीको रोमन युग चक्रवादी अवधारणा किसकी देन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हमारा, हाँ बिल्कुल सही जवाब, हिसिओड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा, इतिहास के स्वरूप का संबंध में किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, साहित्य से इसका कोई सरोकार नहीं है? तो ये कौन कहा हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने किसने कहा था, ये कथन किसका है ना? तो इस ये वाला प्रश्न पे थोड़ा आप अच्छा तरीके से इसको 1-2 बार पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आपका ए, यानी सिले ने कहा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि इतिहास लेखन को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करने के बावजूद उसके प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या में कलनात्मक शैली की नितांत आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन है G.R. एल्टन का ये कथन है। यानी उन्होंने कहा हुआ था कि जो इतिहास लेखन की जो वैज्ञानिक विधियाँ है, ठीक है, वो परिष्कृत करने के बावजूद उसके प्रस्तुतिकरण जो होता है व्याख्या कलनात्मक शैली से किया जाता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो G.R. एल्टन का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक सामने उसे तथ्यों की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए किंतु पाठकों की कला की साहित्य से प्रस्तुत करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है हमारा यहाँ पे है, इसका करेक्ट आंसर होगा G.M. ट्रेविलियन, यानी इसका जो नाम है G.M. ट्रेविलियन ने कहा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विसेंट स्मिथ कौन से दृष्टिकोण से इतिहासकार थे? यानी बताना है जो विसेंट स्मिथ थे वो कौन से दृष्टिकोण से इतिहास थे? तो वो मार्क्सवादी सिद्धांत के थे, उस दृष्टि से वो इतिहासकार वो जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल किस दृष्टिकोण के इतिहासकार थे? यानी अब आपको बताना है कि जो डॉक्टर काशी प्रसाद थे तो वो किस प्रकार के इतिहासकार थे? तो वो राष्ट्रवादी प्रकार के इतिहासकार थे। ठीक है, अब विसेंट स्मिथ कौन से दृष्टिकोण के इतिहास थे? तो वो कौन से थे? हाँ, साम्राज्यवादी इतिहास के वो लोग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, यानी जो चीज़ अगर ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को उन्होंने पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि कौन सी लिपि को भारत का प्रथम देश भाषा कहा गया है? यानी आपको बताना है कि जो भारत जो देश है वो प्रथम देश भाषा को उस भाषा को कहा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो संस्कृत है, दूसरा जो है पाली है, तीसरा जो है ब्राह्मणी है तथा चौथा जो है खरोष्टी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पाली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा, किस भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है? यानी प्रभु का भाषा कहा जाता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। ठीक है,
चलिए यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं। संस्कृत इसलिए कहते हैं, कोई भी अच्छी बताइए, कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें किस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ज़्यादा अधिकतर जो भाषा होता है वो संस्कृत होता है, यानी 90% जो होता है वो संस्कृत होता है। तो वो देव को अच्छा लगता होगा तो ही तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए समझ गए क्वेश्चन नंबर। चलते हैं अब 67 नंबर। ये रहा कि भौगोलयान के अनुसार पाली में कुल कितने ध्वनियाँ होती हैं? यानी आपको बताना है भौगोल जो थे भौगोलयान, उनके अनुसार पाली में कुल कितने ये हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बौद्ध त्रिपिटकों का भाषा थी, यानी बौद्ध त्रिपिटकों की कौन सी भाषा थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि व्यक्ति द्वारा कितने यज्ञों को पूरा किया जाना आवश्यक बताया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो यानी आपको बताना है जो पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत कर्तव्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो पुरुष लोग हैं तो उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? वो 4 वर्गों में बांटा गया है उनके कर्तव्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के प्रतिपादक कौन थे? यानी जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिपादक जो है, यानी जो इस्लाम धर्म को वो लोग मानते हैं, मुस्लिम वाले लोग, ठीक है, जो धर्म के हैं मुस्लिम धर्म के, वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो इसके प्रतिपादक आखिर कौन थे? तो उसके प्रतिपादक जो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की जो स्थापना वो कौन किए हुए थे? तो सिख धर्म के जो स्थापना अगर किए हुए थे तो वो थे गुरु नानक थे। ठीक है, चलिए ये जो यहाँ पर देख रहे हैं तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, ये सब गुरु थे, लेकिन स्थापना की अगर बात किया जाए तो गुरु नानक ने ये जो थे सिख धर्म का, उन्होंने यहाँ स्थापना किया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वही है, कौन किए हुए थे? तो गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पंचतंत्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो पंच जो तंत्र है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसमें नगर योजना के सिद्धांत दिए गए हैं? यानी आपको बताना है कि किसमें, इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि नगर योजना के सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्कंद पुराण में नगर योजना के बारे में हमको बतलाया गया है। ठीक है, यानी नगर योजना को किस सिद्धांत, मतलब योजना के तहत सिद्धांत पर दिया गया है, तो स्कंद पुराण में हमें देखने को मिलता है कि नगर योजना सिद्धांत उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला जो है हमारा पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में स्थित है। यानी वो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है। अगर आपको अगर देश पूछेगा तो पाकिस्तान में, अगर जिला पूछ दिया तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको जिला ही पूछ दे। तो रावलपिंडी जिले में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, आपको यहाँ सारे प्रश्नों का मतलब एकदम बेसिक तरीके से बताते रहे कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी अगर घुमाए तो आप उसको आसानी पूर्वक से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है? यानी बनारस के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा काशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। कहा एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त ने की थी? ठीक है, की थी होगा यहाँ पे। तो वो कहाँ किए हुए थे? तो वो नालंदा में किए हुए थे। ठीक है, क्या चीज़ का? तो बौद्ध विहार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हमारा आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? यानी आपको बताना है जो बिहार में हम लोग आ गए हैं तो वो कौन सा ये है, भागलपुर जिले में सुल्तानगंज जो है वो कौन सा विश्वविद्यालय है? जो भागलपुर से देख रहे हैं तो हमको तो पता ही होगा कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला कहाँ दिया हुआ है? इसमें यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है वो गोपाल जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता हैं, आपको बताना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है रामायण के रचयिता कौन है। तो हाँ बताइए, ऑप्शन हम आपको पढ़ के बताते हैं। वाल्मीकि, श्री राम, वेद व्यास या कृष्ण। ठीक है,
तो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर वाल्मीकि होंगे, और जो ये श्री राम वेद व्यास या कृष्ण नहीं होंगे। वेद व्यास अगर हम बात करें तो वेद व्यास जो उन्होंने भी रचा हुआ है तो वो वेद व्यास होंगे, ठीक है। यानी महाभारत के जो रचयिता कौन थे, तो वो वेद व्यास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं कि रामायण कितने खंडों में विभाजित है। यानी जो रामायण कितने खंडों में विभाजित है, तो वो है 7 खंडों में रामायण विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 ये हमारा रहा, जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तब इसका नाम क्या था। यानी आपको बताना है जब ये इसमें 8800 श्लोक था तो वो किस नाम से जाना जाता था, तो वो जय संहिता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। यानी बताना है कि महाभारत जो था उसमें उस समय, महाभारत के समय उसमें कुल कितने पर्व हमको देखने को मिलते हैं। तो उसमें कितने पर्व मिलते हैं देखने को, तो 18 पर्व हमको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। यानी आपको बताना है जो भारतीय संस्कृति है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्राचीन है, ठीक है, उसके बाद समन्वय भी है, अनुकूलता भी है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल होना चाहिए, इनमें से सभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से सभी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि मुगल शासन में कितने सामाजिक आर्थिक एकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो अकबर ने किया हुआ था, ठीक है। यानी मुगल शासन में कितने सामाजिक आर्थिक एकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हुए थे। तो इसमें बाबर ने नहीं किए हुए थे, हुमायूं भी उतना नहीं किए हुए थे, जहांगीर भी उतना नहीं किए हुए थे जितना अकबर किए हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन आप हमारा जो होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विवेकानंद ने कहा कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया। यानी विवेकानंद जो थे वो विश्व धर्म का सम्मेलन में वो कहाँ भाषण दिए हुए थे, तो अमेरिका में उन्होंने दिया हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका में तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका या जगह के नाम पूछ रहा है, तो वो जगह आपको हो जाएगा शिकागो, ठीक है, वो अमेरिका में जो पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम किस भाषा का शब्द है। तो ये बात से ही लगता है कि ये संस्कृत का है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। जो भाषा का होगा वो आप मोटा मोटी अक्षर से आप भी मिला भी सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये किस प्रकार से भाव व्यक्त कर रहा है ना। तो इस प्रकार से आप तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में निहित नहीं है। यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सा निहित नहीं है वसुधैव कुटुंबकम में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्वार्थ, इसमें भावना निहित नहीं है। नहीं तो इसमें ये जितना भी है प्रेम है, उदार मानसिकता है, ठीक है, आत्मीयता है, ये सारे उसमें वसुधैव कुटुंबकम में देखने को हमको मिलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नहीं, अब 90 हम लोग पार करेंगे, यानी 90 हम लोगों ने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लिया है। ये भी अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राजनीति किसकी रचना है। यानी आपको बताना है जो राजनीति शब्द है वो किसकी रचना है, तो अरस्तु के द्वारा राजनीति की रचना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजनीति चिंतन का जुड़ाव है। यानी आपको बताना है जो राजनीति चिंतन का जुड़ाव किससे है, तो राजनीति से है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द रिपब्लिक रचना है। यानी द रिपब्लिक की रचना किसने किया हुआ था, तो उन्होंने प्लेटो ने किया हुआ था, ठीक है। 92 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं 93 यानी 93 की तरफ। कह रहा है कि प्राचीन राजनीति चिंतन के प्रमुख स्रोत हैं। यानी आपको बताना है कि जो प्राचीन राजनीति चिंतन के प्रमुख स्रोत कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से सभी। यानी उपनिषद भी है, पुराण भी है और वेद भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि महाभारत में शांति पर्व का संबंध है। तो शांति पर्व का संबंध किससे है, तो वो युद्ध भूमि में विजय के संवाद से है, ठीक है। शांति पर्व उसी को कहा जाता था, यानी युद्ध भूमि में विजय के संवाद को ही ये शांति पर्व के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अष्टधाई रचना है। यानी आपको बताना है अष्टधाई के रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पाणिनि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, रामायण किसकी रचना है। आप ऑलरेडी जानते ही हैं किसका है, वाल्मीकि का, ठीक। 97 नंबर, किसने माना कि राज्य देवीय संस्था है। तो मनु ने माना था कि ये जो राज्य है वो देवीय संस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन संबंधित नहीं है। यानी आपको बताना है जो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है इनमें से संबंधित नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये स्वामी है, जनपद भी है,
अमात्य भी है, ऑप्शन डी देखते हैं राजनीति। राजनीति जो इसका है करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी ये जो है इसमें नहीं आता है, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। अगर बात करें अगर आएगा सप्तांग सिद्धांत में तो स्वामी आएंगे, जनपद आएंगे तथा अमात्य आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर वैदिक साहित्य में किस राजनीतिक संस्था की जानकारी मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रतिनन, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे 98, 99, यहाँ 100 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, ठीक। चलिए ये भी देख लेते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर देखा ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सप्तांग में किसका स्थान द्वितीय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो अमात्य का इसमें सप्तांग में द्वितीय स्थान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि राज्य का प्रथम आवश्यक अंग है, यानी इसमें जो राज्य का जो प्रथम आवश्यक अंग कौन सा है? तो राजा है या अमात्य है या फिर जनपद है या फिर दुर्ग है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राजा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। किस जन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम मान लीजिए 100 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, तो 100 क्वेश्चन और हम देख लेंगे सेट 2 में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपको हम इतना दावा कर रहे हैं कि आपका जो 20 में आपको 20 नंबर आपको आएगा, ठीक है। और सेट 2 में एक और बात जान लीजिए, सेट 2 में हम आपका रिवीजन भी हम कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपके जो सीनियर को पूछा गया है उसमें आपको हम खुद देंगे आपको वो बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप एकदम बोल रहे हैं ना, उसमें से 10 से आप 10 पूरा फुल मार्क्स लेके आइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर ले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।